नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। फिलहाल तो उत्तर पूर्व में चुनाव का दौर चल रहा है। त्रिपुरा में हो चुका है और बाकी दो राज्यों में वहां होना बाकी है। और इधर कर्नाटक में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। चूंकि इन नॉर्थ ईस्ट के इन तीन राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद अगली जो चढ़ाई है वो दरअसल कर्नाटक पर है, चूंकि वहीं पर चुनाव होने हैं। और कर्नाटक बहुत मायने रखता है भाजपा के लिहाज से भी और समूचे विपक्ष के लिहाज से भी, खासतौर से अगर कांग्रेस की बात करें तो। भाजपा के नजरिए से अगर आप देखें तो दरअसल वो प्रवेश द्वार है। एक दूसरा, दक्षिण में जिस तरह से उनका प्रदर्शन कर्नाटक में रहेगा वही तय करेगा कि दक्षिण में भाजपा कितने कदम आगे चल रही है। वैसे भी दक्षिण भाजपा के मिशन में 60 सीटों के लिहाज से देखा जा रहा है। वो इस योजना में है कि लोकसभा की 60 सीटें जो है वो 130 में से हासिल की जा सके। तो इस नजरिए से भी बहुत मायने रखता है। और अगर आप कांग्रेस की बात करें तो देखिए, कांग्रेस की तो कुल पूंजी ही दक्षिण में लगी हुई है। चूंकि जो इनकी भारत जोड़ो यात्रा रही उसका एक बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत ही रहा। और उसकी एक वजह यह भी मानी गई कि साहब राहुल गांधी की जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी दक्षिण में ही है। और दक्षिण को अगर फोकस किया जाए, चूंकि यहाँ भाजपा की कोई बहुत मजबूत स्थिति है नहीं, तो कांग्रेस कुछ हासिल कर सकती है। हालांकि दूसरी बात यह भी है कि यहाँ कांग्रेस की भी कोई बहुत मजबूत उपस्थिति तो है नहीं, जो है वो क्षेत्रीय दलों की है। लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरीके से कांग्रेस उनसे जुड़ी हुई है। तो कांग्रेस के नजरिए से भी और राहुल गांधी की अगुवाई के नजरिए से भी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा तो उन्हीं की अगुवाई में चला, तो इन तमाम अगर आप नजरिए से देखें तो कर्नाटक का चुनाव विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी दल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा यहां पर अपनी सत्ता बचाए रख पाएगी या कांग्रेस उसको हटाने में कामयाब हो जाएगी। फिलहाल जिस तरह का सिनेरियो है उसमें चर्चा तो यह है कि भाजपा की स्थिति बहुत बेहतर तो नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाजपा ऐसा कोई संदेश और संकेत नहीं देना चाहती है जिसका असर 2024 के आम चुनाव पर पड़े, एक। और दूसरा, जिसका असर उसकी 60 सीटों की जो योजना दक्षिण भारत को लेकर है उस पर पड़े। इस कारण से भाजपा कर्नाटक को लेकर बहुत ही सजग है और वो अपने घोड़े छोड़ देने के लिए तैयार है जिसके जरिए कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके। जी हां, पिछली बार वहां 224 विधानसभा सीटें हैं और 108 मिली थी भाजपा को। 9 सीटें वो पीछे रह गई थी, 8-9 सीटें। तो अब उनकी कवायद यह है कि वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जाए और उसके लिए जरूरी है कि स्थिति मजबूत हो। और कहा जा रहा है कि साहब कमजोर हो गई और उसकी कई वजह बताई जा रही है कि थोड़ा भ्रष्टाचार को लेकर एक मसला बना हुआ है, फिर एक एंटी इनकम्बेंसी वाला मसला रहता ही है। ये तमाम चीजें बताई जा रही हैं। लेकिन भाजपा ने चाहे वो हिंदुत्व के आप उससे कहें कि जमीन पर हो या जातीय समीकरण के लिहाज से, उसने आप एक तरह से कहें कि सारे तीर छोड़ दिए। अभी मैं एक एक करके आपको उसे बताता हूं। यह आपको ध्यान होगा कि किस तरह से एसटी और एससी वाले मामले में बकायदे विधानसभा में उन लोगों ने प्रस्ताव लाए और उसको आगे बढ़ाने की बात हुई। और आप फिर देखिए, अगर हिंदुत्व के मसले पर देखिए तो पीएफआई का बैन उसी से जोड़कर देखा जाता है। फिर जो वहाँ मंदिरों के और मठों के जीर्णोद्धार वाला मसला है वह भी इसी से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन दो जो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। दरअसल उसके जरिए वहां की जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है उसे साधने की कवायद है। और दूसरा, उन 5 आप ये कहें कि जिलों को साधने की कवायद है जिसके जरिए भाजपा वहां पर मैक्सिमम सीटें हासिल कर पाए। और उसे कहा जा रहा है 5B प्लान। 5B प्लान एक, और दूसरा एक जो योजना पर काम कर रही है, हम 5B पर आते हैं इसके बाद,
कि 20 दिनों में भाजपा की योजना यह है कि 200 मीटिंग की जाए, और ये मीटिंग जो है वो समुदाय के लिहाज से हो, मतलब हर कम्युनिटी में भाजपा की रीच हो। और अगर उस कम्युनिटी के लिहाज से देखें तो लिंगायत जो है वो बड़ा मायने रखता है भाजपा के लिहाज से, क्योंकि ये समाज जो है, ये समाज जब भाजपा के साथ जुड़ा रहता है तो दरअसल यही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। और इसे अपने साथ बनाए रखने के लिए आप देखिए जो बीएस येदियुरप्पा के पुत्र हैं वो बाकायदे उनको भाजपा ने जिम्मेदारी दे रखी है, वो इस पूरे समाज को और समाज के अन्य लोगों को भी जोड़ रहे हैं, और उसके लिए वो प्रदेश भर में टहल रहे हैं। और ये जो 5B वाली योजना है ये बड़ी मायने रखती है, हम लोग उस पर डिटेल में बात करते हैं, चूंकि वो जो योजना है उसके जरिए भाजपा एक आप ये कह सकते हैं कि वहाँ तकरीबन 70 सीटें जो है वो हासिल करने का पिछली बार मुझे लग रहा है कि 31 सीटें जो है वो उन जिन इलाकों की मैं बात करने जा रहा हूँ वहाँ पर भाजपा की स्थिति जो है वो मैं बताता हूँ आपको, बहुत बेहतर नहीं थी। संभवतः वहाँ ज़्यादा सीटें जो है वो विपक्ष ने जीती थी। अभी आप देखिए ये 5B प्लान जो है, 5B प्लान पे हम लोग आते हैं, इसमें तकरीबन 72 सीटें हैं, और इस 5B में बेंगलुरु, बेलग्राम और बागलकोट, बीदर और बेल्लारी शामिल है। 2018 में बीजेपी को इन जिलों में केवल 30 सीटों पर ही सफलता मिली थी, और कांग्रेस ने 37 सीटें ली थी, जबकि जेडीएस को 5 सीटें यहां मिली थी। इस बार भाजपा की योजना यह है कि यहां पर जो है तकरीबन 20 सीटें और बढ़ाई जाए, मतलब बेलग्राम, बेंगलुरु, बागलकोट, बीदर और बेल्लारी यहां 50 सीटें हासिल की जाए। और ये बड़ी भारी योजना है। और अगर आप देखिए अभी पीछे के दिनों में हेगड़े साहब को जो जब राज्यसभा का नॉमिनेशन हुआ था, कई लोगों को नॉमिनेट किया गया था दक्षिण से, तो उसमें हेगड़े साहब भी थे। बड़ा प्रभाव है उनका, और दरअसल वो जो प्रभाव है अब ऐसा लग रहा है कि उस प्रभाव का भी इस्तेमाल करने की योजना में भाजपा पहले दिन से रही। उनको भेजने के पीछे ये एक बड़ा राजनीतिक कारण भी देखा जा रहा था, और अब ऐसा लग रहा है कि वो तमाम चीजें जो भाजपा को लगती हैं कि अगर इस पत्ते को खोला जाएगा तो हम जो है इस ये जो कर्नाटक का चुनाव है इसमें यहाँ तक पहुँच सकते हैं या उसमें वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो वो हर उस आप ये कहे कि दांव को चलने के लिए तैयार है। और वो इसलिए भी क्योंकि देखिए कर्नाटक में जो कुछ होगा उसका असर तेलंगाना पर पड़ेगा, और कर्नाटक के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा संभावना भाजपा देख रही है तो वो तेलंगाना है। तो इसलिए भी कर्नाटक को किसी भी तरीके से हाथ से निकल जाना, ये आप कहें भाजपा के नजरिए से तो बहुत बेहतर परिस्थिति नहीं रहेगी, और इसीलिए भाजपा पूरे दमखम से यहां लगी हुई है, और हिंदुत्व से लेकर जाति तक तमाम जो कार्ड हैं वो सारे कार्ड खेले जा रहे हैं। एक चीज और आप यहां देखिए कि क्यों कम से कम चर्चा जो चल रही है उससे इतर ये मैं क्यों मान रहा हूं कि भाजपा की स्थिति भले ही अभी बहुत बेहतर न दिखाई दे रही हो, लेकिन जो उनके बरक्स खड़े हैं उनकी आप स्थिति पर गौर करिए। कांग्रेस के भीतर 3 सीएम कैंडिडेट हैं, डीसी कुमार हैं, परमेश्वर भी जो कह रहे हैं कि हम भी हैं, और सिद्धारमैया हाई हैं। और परमेश्वर जी का जो बयान है उसमें वो कहते हैं कि हमारे यहाँ 10 लोग हैं जो सीएम पद के दावेदार हैं। अब अगर 10 दावेदार हैं तब तो बड़ी समस्या है कि कौन किसकी लेग पुलिंग करेगा, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जेडीएस का रुख क्या होगा, जनता दल सेकुलर एचडी देवेगौड़ा वाली। और आप देखिए कि ओकालिंगा में तो फिलहाल उनसे बड़ा किसी का आधार तो है नहीं। हाँ, यह जरूर माना जाता है और कहा भी जाता है कि जब तक देवेगौड़ा साहब सामने हैं, एचडी देवेगौड़ा, तब तक तो वोकालिंगा जो है वो जनता दल सेकुलर से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या परिस्थितियां होंगी ये देखने वाली बात है। अगर आप कांग्रेस के नजरिए से देखें
तो डी शिव कुमार जो है वो ओकालिंगा है। अब वहां क्या कांग्रेस इस तरीके का दांव खेलेगी कि उन्हें सीएम फेस बनाए? अच्छा, अगर उन्हें सीएम फेस बनाएगी तो सिद्धरमैया नाराज हो जाएंगे। अच्छा, सिद्धरमैया का अपना एक बड़ा बेस है और अक्रॉस द कम्युनिटी उनका बेस है। अब अगर सिद्धरमैया को फेस बनाएगी तो क्या डी शिव कुमार कांग्रेस के लिए या उनको सीएम बनाने के लिए लगे रहेंगे? और फिर किसी एक को चेहरा घोषित करती है तो क्या जो परमेश्वर कह रहे हैं कि हम भी सीएम फेस हैं, वो क्या लगे रहेंगे? और वो उनका माने कांग्रेस के वो जो अपने परमेश्वर जी हैं वो कह रहे हैं कि साहब 10 लोग हैं, तो अगर 10 में से किसी एक को कांग्रेस नेता बनाती है तो क्या 9 उसके पीछे खड़े होंगे? और उसके बरक साहब भाजपा को देखिए तो साहब उनके पास तो सीएम फेस है। मतलब वो एक कम्युनिटी को लामबंद कर रहे हैं, जो जिसकी बड़ी भूमिका रहती है और जिसको लुभाने के लिए 2018 के चुनाव में सिद्धरमैया की सरकार ने बाकायदे लिंगायत समुदाय को लुभाने के लिए एक अलग तरीके का आप ये कहें कि कामकाज किया था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि जाहिर तौर पर उधर बी एस येदियुरप्पा खड़े हैं और फिलहाल उनसे बड़ा तो कोई नेता अभी नहीं है। तो ऐसी ऐसी परिस्थिति में आप देखिए कि कांग्रेस की राह जो है वो बहुत सहज वहां नहीं दिखाई दे रही है। और एक चीज और, भ्रष्टाचार का मसला वहां जो कांग्रेस उठाती है उसके बरक्स आप देखिए डी शिव कुमार पर जिस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, वो जाहिर तौर पर वो जो नरेटिव गढ़ने की कोशिश है उस नरेटिव को काउंटर भी किया जा रहा है जब एजेंसियां उनके दरवाजे तक पहुंचती हैं। और इस सब में जनता दल सेकुलर कहां खड़ा है ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। और अगर जनता दल सेकुलर अलग होकर चुनाव लड़ता है तो परिस्थितियां और अलग होंगी और उसमें कांग्रेस जो सोच रही है वैसा हो पाएगा ये कहना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी, क्योंकि तब जो चुनाव है उस चुनाव में जनता दल सेकुलर जो है वो कांग्रेस का वोट काफी हद तक खाएगा, क्योंकि वोकालिंगा के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज या मुस्लिम समाज में जनता दल सेकुलर की भी अपनी हिस्सेदारी है। और आमने सामने होने पर वोट जो है वो आप जानते हैं किस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी। तो इसलिए अगर आप कर्नाटक को देखें तो ऐसा लगता है कि जितनी कठिन परिस्थितियां और स्थितियां बताई जा रही हैं उतनी है नहीं, एक। और दूसरा, भाजपा ने ये जो तमाम रणनीतिक आप ये कहें कदम उठाए हैं उससे भी ऐसा लगता है कि जितनी प्रतिकूल परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उतनी प्रतिकूल रहेंगी, यह भी मुझे लगता है कि कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये तो एकदम पूरा भाजपा के साथ है कि वो माइन्यूट सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। तो उस सोशल इंजीनियरिंग में मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल वहां कांग्रेस पार पा पाएगी। और उसकी वजह उसके भीतर की अंतर कला है जो आप देखें कि कर्नाटक में भी है, पंजाब में थी तो उसका हासिल क्या रहा वो आप देख ही रहे हैं, और राजस्थान में भी इसी तरह की परिस्थितियां हैं। तो ये जो पूरा कांग्रेस के अंदरूनी अंतः कला का जो इतिहास है वो ये बताता है कि कर्नाटक में बावजूद इसके कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो जिस समाज से आते हैं उनको कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, लेकिन क्या इसके बाद भी उस तरह की लामबंदी कांग्रेस के पक्ष में हो पाएगी? वह भी तब जबकि 10 लोग सीएम चेहरा बनने की कतार में खड़े हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।